कंस्ट्रक्टर, जैसे कि नाम से भी आपको समझ आ रही होगी, कंस्ट्रक्टर्स आर मेंबर फंक्शंस बट दीज आर स्पेशल मेंबर फंक्शंस। इनको हम स्पेशल क्यों कह रहे हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। These member functions are automatically called when you create an object. Main purpose of this function is to construct the object. और कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है इसके नाम के ऊपर जो है ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि ये नाम नहीं होना चाहिए कंस्ट्रक्टर का जो क्लास का नाम। जैसे रेक्टेंगल क्लास है तो उसका जो कंस्ट्रक्टर होगा उसका नाम भी रेक्टेंगल होगा। और जो एक और रिस्ट्रिक्शन है कंस्ट्रक्टर के कंस्ट्रक्टर फंक्शन के ऊपर वो ये है कि इनकी कोई रिटर्न टाइप नहीं। ये आप देख सकते हैं, ये वही क्लास की इम्प्लीमेंटेशन चल रही है रेक्टेंगल की। इसमें लाइन नंबर 12 के ऊपर आपको एक फंक्शन नजर आ रहा है जिसका नाम एग्जैक्टली वही है जो क्लास का नाम है, और इसके पैरामीटर लिस्ट एम्प्टी और इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। ये है स्पेशल फंक्शन कंस्ट्रक्टर का। बाकी सब कुछ वही है, क्लास का इम्प्लीमेंटेशन सॉरी इंटरफेस आपको दिखा रहा है। और रेक्टेंगल फंक्शन जो है उसको हम CPP फाइल में इंक्लूड करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये रेक्टेंगल की जो इम्प्लीमेंटेशन फाइल है ये वो है। इसमें हैश इंक्लूड के बाद रेक्टेंगल डॉट एच पहले इंक्लूड किया गया और फिर हम जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमने लिखा था डॉट एच फाइल में उसकी इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं। क्लास नेम फॉलोड बाय द नेम ऑफ द फंक्शन। इस केस में नेम ऑफ द फंक्शन और नेम ऑफ द क्लास सेम है, तो लिखेंगे रेक्टेंगल स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फिर एम्प्टी ब्रैकेट्स क्योंकि कोई आर्गुमेंट इसमें हम पास नहीं कर रहे। और यहाँ पे हम एट्रीब्यूट्स की जो डिफॉल्ट वैल्यूज रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। इस केस में लेंथ और विड्थ को हम 0 कर रहे हैं। किसी और केस में जो भी अप्रोप्रिएट वैल्यू हो सकती है वो हम ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये बाकी उस क्लास की जो इम्प्लीमेंटेशन बनती है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं स्लाइड पे 1 मिनट रुकता हूँ, आप इसको देख लें। इसमें दो जो म्यूटेटर फंक्शन सेट विड्थ और सेट लेंथ के हैं वो आपको दिखाए गए हैं। इसको आप देख लें कोड को, और मैं इसको फिर एक्सप्लेन भी करता हूँ आपको। इसमें सेट विड्थ और सेट लेंथ जो है ना थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखे गए हैं। सेट विड्थ के केस में एक इफ कंडीशन ऐड हो गई है, और ये इफ कंडीशन जो है इसमें ये देखा गया है कि अगर विड्थ ग्रेटर देन 0 है, W जो आर्ग्यूमेंट में रिसीव हुआ है, तो सेट विड्थ को आप जब कॉल करोगे तो सेट विड्थ को आप किसी ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के कॉल करोगे और उसको कोई वैल्यू पास करोगे जो यहाँ पे W में रिसीव हो रही है। सो इफ द वैल्यू ऑफ द W इज ग्रेटर देन 0 only then we want to change the state of the object. So इस तरह के चेक्स जो हैं वो आपको म्यूटेटर्स या सेटर फंक्शन जो हैं उसमें लगाना पड़ेंगे। उसकी रीज़न ये है कि आप ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करते हुए ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट की नई स्टेट आप बनाने जा रहे हैं वो एक वैलिड स्टेट हो। अब रेक्टेंगल के केस में अगर उसकी विड्थ आप नेगेटिव सेट कर देते हैं तो इट डजंट रियली मेक सेंस। तो ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है उसको चेंज करने से पहले जो नई स्टेट है उसकी वैलिडिटी चेक करनी बड़ी ज़रूरी होती है, और ये सेटर फंक्शंस का काम होगा। अब आप देख सकते हैं कि सेटर फंक्शंस जो हैं उनका कोड जो है वो एक लाइन का नहीं है, वो एक से ज़्यादा लाइन्स का। इसलिए हमने इनको इन लाइन फंक्शंस नहीं बनाया था। और नॉर्मली सेटर फंक्शंस आर मोर कॉम्प्लिकेटेड, मोर लेंथी देन गेटर फंक्शंस। तो गेटर फंक्शंस नॉर्मली इन लाइन फंक्शंस होते हैं। सेटर फंक्शंस में क्योंकि हमने स्टेट की वैलिडिटी चेक करनी होती है, नई स्टेट पे जाने से पहले कुछ चेक्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हम इनको इन लाइन फंक्शंस नहीं बनाते। तो अगर उसकी वैलिड स्टेट है, W इज़ अ वैलिड आर्ग्यूमेंट, वैलिड वैल्यू फॉर एट्रीब्यूट विड्थ, तो उसको सेट कर देंगे। अदरवाइज एक डिस्प्ले किया जाएगा मैसेज इनवैलिड विड्थ, और एग्जिट एक फंक्शन है जो कि प्रोग्राम की को एग्जिट कर देगा, यानी आपका प्रोग्राम ही एग्जिट हो जाएगा। अब ये जो एग्जिट का फंक्शन है ये cstdlib हेडर फाइल है जिसमें अवेलेबल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो एग्जिट अंडरस्कोर फेलियर है ये बेसिकली फेलियर कोड है कि आपका प्रोग्राम जब एग्जिट करके रन टाइम इन्वायरमेंट को रिटर्न करेगा कंट्रोल, तो वहाँ पे उस रन टाइम इन्वायरमेंट को एक मैसेज जाना चाहिए कि जो प्रोग्राम रन हो रहा था उसकी एग्जीक्यूशन नॉर्मली एग्जिट नहीं हुई बल्कि उसमें कोई जो है ना वो फेलियर हो गया। इट इज़ डिफरेंट देन एरर। एरर जो है ना वो सिंटैक्स एरर है, या रन टाइम पे जो एरर आता है वो डिफरेंट है। रन टाइम पे जो एरर है उसको भी हम प्रोग्राम फेलियर के कैटेगरी में लेके आ सकते हैं, लेकिन ये सिंटैक्स एरर से डिफरेंट है। इसी तरह जो दूसरा सेटर फंक्शन है उसमें हम लेंथ की वैलिडिटी चेक कर रहे हैं कि जो आर्ग्यूमेंट भेजा गया है सेट लेंथ को कॉल करते हुए ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के, अगर वो एक वैलिड लेंथ है तब उसको सेट करें, अदरवाइज मैसेज डिस्प्ले करें और प्रोग्राम एग्जिट। तो ये बेसिकली जो कंस्ट्रक्टर फंक्शंस का जो आइडिया है ना वो बेसिकली ये है कि
हम कंस्ट्रक्टर लिखते हैं और कंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो प्रोग्राम की डिफ़ॉल्ट या इनिशियल वैल्यू जो एट्रीब्यूट्स की होगी उनको सेट करेगा। अच्छा, अब इसमें हम ये भी कर सकते हैं, आई थिंक बेटर प्रैक्टिस इज़ टू कॉल सेट विड्थ एंड सेट लेंथ फंक्शन राइट हियर। अब उसका बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट ये है कि अगर मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ सेट विड्थ का फंक्शन, सेट विड्थ का फंक्शन, तो सेट विड्थ का फंक्शन ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ अभी हम दे रहे हैं ना, 0 0 दोनों को दे रहे हैं, तो ज़रूरत नहीं है अभी। इसमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया बॉक्स, और जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपने लिखा है, ज़ीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, ये वाला ज़ीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर जिसको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे, वो वाला कॉल हो जाएगा जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। और उसके बाद अगर आप ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेक करते हैं गेट विड्थ और गेट लेंथ करके, तो आप देख सकते हैं कि 0 0 डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते तो उस केस में कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल नहीं होगा, और जो ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं उनकी गार्बेज वैल्यूज भी आपको मिल सकती है। सो इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू ऐड अ डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर जिसमें आप जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं एट्रीब्यूट्स की वो सेट करें। सो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में मैंने आपको जैसे बताया कि वो एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसका कोई आर्गुमेंट नहीं है, और is it is called automatically like all constructors। लेकिन जो पॉइंट नंबर 2 लिखा है वो ये है कि इफ़ यू राइट अ क्लास विद नो कंस्ट्रक्टर एट ऑल देन C++ will write a default constructor for you, और उसका कोई पर्पस नहीं होगा, वो कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन C++ कंप्लीटनेस के लिए जो है ना वो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपकी क्लास की बॉडी में रन टाइम पे जब कंपाइल करके उसका जो ऑब्जेक्ट कोड है वो बनाया जाएगा आपकी फाइल का, तो वो उसके केस में वो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसमें ऐड। अब बारी आती है जी कि हम किस तरह से आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो पास कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर। पहले जो आपने कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन देखी है उसमें कंस्ट्रक्टर को हमने कोई आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो पास नहीं किए, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि ऐसे कंस्ट्रक्टर कैसे लिखे जा सकते हैं जिनको हम आर्ग्यूमेंट्स भी भेज सकें। आर्ग्यूमेंट्स भेजने की ज़रूरत ये है कि समटाइम्स आप कंस्ट्रक्टर को जब कॉल करते हैं, कंस्ट्रक्टर जब कॉल ऑटोमेटिकली होता है, तो हम ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है उसको एक ख़ास वैल्यू से सेट करना चाहते हैं जो कि यूज़र स्पेसिफाई करना चाहेगा। तो उस केस में हम कंस्ट्रक्टर के 2 आर्ग्यूमेंट बना देते हैं, और जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे वो 2 आर्ग्यूमेंट्स भी हम दे सकते हैं। पहले इस जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, और ये तो उसके आर्ग्यूमेंट्स आ गए और उसमें विड्थ और लेंथ को हमने यहाँ पे सेट कर। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हुए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को भी कॉल भेज सकते हैं। पहले जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे कंस्ट्रक्टर के थ्रू, तो हम आर के बाद सेमीकोलन लगा रहे थे और पैरामीटर्स नहीं दे रहे थे, ये 10 और 5 वहाँ पे नहीं थे। उसके उसमें डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट वाला डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो था उसको कॉल जाए। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के केस में ये जो 10 और 5 हैं ये बेसिकली W और LEN इसकी विड्थ और लेंथ की वैल्यूज बन जाएगी, यानी इस W और इस लेंथ की। सो वी कैन सेट द स्टेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट R टू आवर डिजायर्ड वैल्यूज। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के केस में ऐसा नहीं कर, और उसको फर्दर इसी कॉन्सेप्ट को फर्दर एक्सटेंड करें, तो बेसिकली हम जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है उस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट है ये वाली, इस आर्ग्यूमेंट लिस्ट में हम आर्ग्यूमेंट्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज भी दे सकते हैं। अब आर्ग्यूमेंट्स की डिफ़ॉल्ट फंक्शन विद डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स के कॉन्सेप्ट आपने पहले भी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में भी पढ़ा होगा, और उसके डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का पर्पस ये होता है कि अगर यूज़र इस फंक्शन को कॉल करते हुए 2 पैरामीटर्स देना चाहे, तो जो यूज़र स्पेसिफाइड दोनों पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पे और यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। अगर यूज़र इस फंक्शन को कॉल करते हुए एक आर्ग्यूमेंट देना चाहे, तो एक आर्ग्यूमेंट जो है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो आपने यहाँ पे 0 दी है वो यूज़ हो जाएगी, और एक वैल्यू जो यूज़र ने सप्लाई की होगी वो यहाँ पे पास हो जाएगी इस फंक्शन को। और अगर यूज़र इस फंक्शन को बगैर किसी आर्ग्यूमेंट के कॉल करना चाहे तो दोनों डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी यूज़ हो सकती है। अगर हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं और कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते, तो यही वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होएगा। इस केस में हमें अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की तरह ही बिहेव करेगा। सो अगर आप एक क्लास ऐसी लिखते हैं जिसमें सारे के सारे कंस्ट्रक्टर्स जो हैं उनको
आर्ग्यूमेंट्स ही पास कर रही हैं, यानी सारे कंस्ट्रक्टर ही पैरामीटराइज्ड हैं, कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्टर नहीं है जिसका कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उस क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कोई भी नहीं है, और इसकी इम्प्लीकेशन ये होगी कि एवरी टाइम यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट यू हैव टू प्रोवाइड द values for parameters of the constructor. You cannot create an object without specifying any arguments for the constructor.